Assalamualaikum students. You are watching MM Energy YouTube channel NMDCAT Biology 2021 सेशन है और बायो एनर्जेटिक्स जो है वो हमारा टॉपिक चल रहा है जिसकी हम लोगों ने अब स्टार्ट किया है कैटाबोलिज्म। ठीक है, पहले से रिलेटेड जो लेक्चर्स थे वो सारे जो थे एनाबोलिज्म के बारे में थे, यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में, जिसमें हम लोगों ने शुगर या कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन देखी थी। अब हम लोगों ने उसका कैटालिसिस देखना है, यानी कि शुगर या कार्बन कंपाउंड्स को एनर्जी गेनिंग के लिए जब ब्रेक डाउन किया जाता है और एनर्जी गेन की जाती है तो वो प्रोसेस कैसे होता है उसके बारे में पढ़ना है, जिसको हम और इस प्रोसेस को, इस एनर्जी गेनिंग प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है या कैटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बायो एनर्जेटिक के, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक कंपाउंड को ब्रेक डाउन किया जाता है और जिससे एनर्जी ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। एनर्जी प्रोवाइडेड बाय रेस्पिरेशन विद इन द सेल। अब क्या होता है कि इससे हमें एनर्जी मिलती है, तो इसको हम एनर्जी गेनिंग रिएक्शन भी कह सकते हैं, रेस्पिरेशन को, या एनर्जी गेनिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। क्या होता है इसमें? ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन इसमें इंक्लूडेड है जिसमें कार्बन कंपाउंड हो। ठीक हो गया। अब यहाँ पे दो लेवल्स है रेस्पिरेशन के। हम लोग अक्सर, बहुत से लोग अभी तक, यानी कि इंटर तक भी, कुछ लोग के जहन में ये कंफ्यूजन होती है कि रेस्पिरेशन तो हम सांस लेने को कहते हैं, यानी कि ब्रीदिंग प्रोसेस को कहते हैं, लेकिन हमारे पास रेस्पिरेशन के दो लेवल्स होते हैं। एक होती है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन और एक होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, जिसमें क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं जबकि ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ठीक है, हम बाहर से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं ताकि हमारी बॉडी की ऑक्सीजन नीड्स को पूरा किया जा सके। ठीक है, और रिजल्ट में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और इसमें लंग्स जो है ऑर्गन वो इन्वॉल्व होता है। ये होती है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन। और इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन को ही एक्सटर्नल रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग का प्रोसेस कहा जाता है। दूसरा अगर देखें सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन ऐसी प्रोसेस को कहते हैं जो कि विद इन सेल होता है और ये एक्चुअली कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन तो यूज होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है और क्या होता है, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है और इसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, लेवल्स ऑफ रेस्पिरेशन आपको समझ आ गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे पास दो हैं, एरोबिक एंड एनएरोबिक। ये बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं और इसका बेसिक डिफरेंस यही है कि अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा तो हम इसको कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और फिर भी एनर्जी गेनिंग प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, Aerobic respiration is the process by which substrates are completely oxidized in the presence of oxygen to form carbon dioxide, water and large amount of energy. अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन के अलावा और भी कुछ डिफरेंसेस है। एरोबिक में क्या होता है, ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जबकि एनारोबिक इतना एनर्जी ऑब्टेनिंग प्रोसेस नहीं है अगर हम कंपैरिजन करें। और इसमें क्या होता है, एक्चुअली एरोबिक में जो है एक कार्बन मॉलिक्यूल, कार्बन कंपाउंड से जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है और मैक्सिमम एनर्जी ली जाती है, जबकि क्या होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, जिसे हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि उतनी एनर्जी हम हासिल नहीं कर सकते जितना कि एक कार्बन कंपाउंड में मौजूद होती है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी इतनी नहीं हमें मिलती और क्या होता है कि इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है। ठीक हो गया। फर्मेंटेशन अकर्स इन एनारोबिक कंडीशन, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एक्चुअली फर्मेंटेशन उसी में होती है एनारोबिक में, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट, एंड रिजल्ट्स इन द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कंप्लीट नहीं होती इसलिए एनर्जी हमें नहीं उतनी मिल पाती। ठीक है,
ऑफ पायरोविक एसिड। पायरोविक एसिड का आपको आगे जाके जब हम कंप्लीट प्रोसेस जो है एक सिंगल रिएक्शन भी हम लोग सारे रिएक्शंस को वन बाय वन स्टडी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पायरोविक एसिड कहाँ से आया और आगे क्या बनता है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए इतना ही जानना काफी है कि पायरोविक एसिड की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता, जिसकी वजह से एनर्जी नहीं मिलती और क्या होता है, क्या बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है और अल्कोहल बना देता है। ठीक है, अल्कोहल इसमें बनती है इसलिए इसको हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे हो रही है और एक्चुअली आपको ओवरव्यू दे रहा है सारे प्रोसेसेस का। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, एक्चुअली फिर मेन पॉइंट आपको रिवाइज करा दूं कि हमने एक कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल की कैटालिसिस करनी है, उसको ब्रेक डाउन करना है और एनर्जी लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन कंटेनिंग एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड क्या है, ग्लूकोज। एक्चुअली ये वो मॉलिक्यूल है जिसकी कैटालिसिस करनी है और एनर्जी लेनी है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। ठीक है, अब ये प्रोसेस एरोबिक हो या एनएरोबिक हो, यानी कि ऑक्सीजन हो या ना हो, ये प्रोसेस एज इट इज होता है दोनों में। ये भी आप लोगों ने पॉइंट याद रखना है। ठीक है, ये दोनों में सेम है कि ग्लाइकोलाइसिस होनी ही होनी है, पायरुवेट बनना ही बनना है। ठीक है, दोनों में। अब जो डिफरेंस है ना, जो वो आगे शुरू होता है आफ्टर पायरुवेट। अगर तो ऑक्सीजन है तो ये मूव हो जाएगा इस कंडीशन में, ये वाला चैनल जो है फॉलो करेगा, जिसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, यानी कि इसमें ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पे किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पे पायरोविक एसिड की। और क्रेब साइकिल होती है, क्रेब साइकिल से आगे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ और हमारे पास यहाँ पे एटीपी जनरेट होती है। ठीक है, और जो है बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये हो गया अगर एरोबिक कंडीशन है। जबकि इधर आ जाए, अगर पायरोवेट बन गया है और कंडीशन ऐसी है कि O2 प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा, फर्मेंटेशन हो जाएगी। फर्मेंटेशन में क्या होता है, सिंपली अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना दो तरह की फर्मेंटेशन है, आप लोगों ने याद रखनी है। यानी कि आप कह सकते हैं कि फर्मेंटेशन की दो टाइप्स हैं। ये दो टाइप्स किस बेस पे हैं, ये उसके जो प्रोडक्ट बनता है उसकी बेस पे होती है। अगर तो हमारे पास फर्मेंटेशन में प्रोडक्ट अल्कोहल बन रही है तो हम उसको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अगर लैक्टिक एसिड बन रहा है तो हम उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक हो गया, और ये कौन सी है, एनारोबिक कंडीशन। अब ये वाला जो प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, ये कहाँ पे होता है, ये होता है साइटोप्लाज्म में। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है एनारोबिक का, ये भी कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में। जबकि ये जो प्रोसेस है एरोबिक का, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस है दोनों में। तो आपको आई होप कि इससे जो है क्लियरली पता चल गया होगा कि कौन सा प्रोसेस कहाँ होता है और किस कंडीशन में होता है। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है एनारोबिक रेस्पिरेशन को या फर्मेंटेशन को। occurs in organism which can survive in absence of oxygen. It occurs in muscle cells in sometimes when we overexert. अच्छा, ये क्या होता है, होती कहाँ पे एनारोबिक। पहले मैं आपको बता दूं, मेजर और डोमिनेंट जो प्रोसेस है वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। आपको पता है हम सब ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं, ऑक्सीजन जो है इनहेल करते हैं, वही ऑक्सीजन जो है हमारी सेल्स तक जाती है और सेल उसको यूज करते हैं इन दीज प्रोसेसेस, और क्या होता है, कैटालिसिस होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। तो ये किन ऑर्गेनिज्म में होता है, ये उन ऑर्गेनिज्म में होता है जो कि नेचुरली ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट। ठीक है, और वो ऐसे इन्वायरमेंट में सरवाइव कर जाते हैं कैसे, ये वाला प्रोसेस यूज करके, यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस यूज करते हैं, थोड़ी सी एनर्जी गेन करते हैं जो उनके लिए सफिशिएंट होती है और सरवाइव कर जाते हैं ऐसी कंडीशन में जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। हिस्टोरिकल टाइम में ये हिस्ट्री में आता है कि कुछ बैक्टीरिया जो, यानी कि सबसे पहले जो थी ऑक्सीजन नहीं थी अर्थ पे, और कुछ बैक्टीरिया जो थे वो यही प्रोसेस यूज करते थे और सरवाइव करते थे। अच्छा, ये वाला प्रोसेस जो है ये ह्यूमन बींग्स में भी होता है या एनिमल्स में भी होता है। कब, कहाँ पे, मसल सेल्स में। जब हम बहुत ज्यादा मसल एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हैं, तो मसल्स जो है वहाँ पे हमारे मसल सेल्स के पास डेफिशिएंसी हो जाती है ऑक्सीजन की। जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाएगी तो वो क्या करते हैं, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ मूव कर जाते हैं
और फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे टाइप्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। लैक्टिक एसिड या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है, डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का कहाँ पे होती है, इसकी एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट में क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है। और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल्स में हमें देखने को मिलती है, और कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पाई जाती है। ओनली 2% ऑफ द टोटल एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द प्रोसेस। अच्छा, इस पे भी एमसीक्यू आ सकते हैं। अगर ओवरऑल एनर्जी लेवल देखा जाए एरोबिक का, एनारोबिक का, और टोटल एनर्जी एक मॉलिक्यूल में जो प्रेजेंट होती है उसका सिर्फ 2% ही हम ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो है अगर एनर्जी ले रहे हैं तो सिर्फ 2% हमें मिलेगी, ठीक है, इसकी टोटल एनर्जी की कंपैरिजन में। अब एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल से देख लेते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स, ऑर्गेनेलीज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका जो प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि एनारोबिक जो है साइटोप्लाज्म में होती है। Aerobic respiration is the process by which a substrate are completely oxidized। ये भी हम बात कर चुके हैं कि इसमें क्या होता है, complete oxidation होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसमें हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ऑब्टेन होती है। दिस इज द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन दैट प्रीडोमिनेंटली अकर इन हायर ऑर्गेनिज्म। जितने हमें हायर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स मिलते हैं, उसमें मेजर या डोमिनेंट प्रोसीजर जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही है। यहाँ पे देख लें, ये दोबारा से ये जो डायग्राम है हमें पोजीशन बता रही है एरोबिक रेस्पिरेशन की कि कहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है और क्या क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। हमारे पास पायरुवेट आ रहा है, यहाँ पे भी हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। 2 एटीपी मिलते हैं, आगे जाके इसको डिटेल से भी पढ़ लेंगे। और ये जो है पायरुवेट आगे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये यहाँ पे भी शो हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये साइटोसोल है। इनके आप इसको साइटोसोल भी और साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में हो रहा है। फिर पायरुवेट जो है वो मूव कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल होती है। इसके दोनों इसी के ही नाम है, ठीक है। और फिर क्या होता है, यहाँ से जो एनर्जी बनती है वो आगे जाती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, और कीमोऑस्मोसिस से क्या है, मजीद एटीपी हमें मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एटीपी जनरेशन हो रही है, क्योंकि हमें पता है एरोबिक में ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं, जबकि एनारोबिक में सिर्फ ये होता है, इसलिए सिर्फ यहाँ से एटीपी आती है और यहाँ से आगे फर्मेंटेशन हो जाती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये सारे प्रोसीजर होते हैं और हमें ज्यादा एटीपी मिलती है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अच्छा यहाँ पे हम एटीपी की बात कर रहे हैं कि इस प्रोसेस से हमें इतने एटीपी मिलेंगे, किसी से ज्यादा और किसी से कम। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एटीपी। एटीपी को अगर पूरी तरह से इसका नाम बोला जाए तो ये है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। Cells require chemical energy for 3 general types of tasks: to drive metabolic reactions that would not occur automatically, to transport needed substances। अच्छा, अब क्या होता है कि सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। मेजर टास्क क्या होते हैं सेल के, जिनमें एक टास्क ये है कि उन्हें मेटाबॉलिक रिएक्शंस करने, ठीक है। सेल का जो भी स्पेसिफिक ऑर्गेनेली का सेल है उसके जो भी स्पेसिफिक काम है उसमें रिएक्शंस होने होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक सेल में कंप्लीट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। एक कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिज्म आप एक सेल को समझ सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया से एक सेल है लेकिन एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, अब उसमें क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने हैं, ट्रांसपोर्ट होनी है, यानी कि सब्सटेंसेस सेल के अंदर आ रहे हैं, सेल से बाहर जा रहे हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मैकेनिकल वर्क हो रहा है, जैसे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है, सच एज मूविंग मसल्स। एटीपी इज नॉट अ स्टोरेज मॉलिक्यूल फॉर केमिकल एनर्जी। अच्छा, ये सारे टास्क जो है ना एटीपी के जिम्मे होते हैं। अब एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है, यानी कि सेल ने कोई भी काम करना है उसको, जैसे हमें पैसों की जरूरत होती है कोई भी चीज खरीदने के लिए ताकि हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकें, इसी तरह सेल ने जब अपनी कोई जरूरत पूरी करनी होती है तो उनको एनर्जी की फॉर्म में जो है एटीपी चाहिए होता है, क्योंकि एटीपी वही चीज है जो उसको एनर्जी देता है और फिर वो अपना काम कर सकता है। तो इसको क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहते हैं। ATP is not a storage molecule for chemical energy।
दैट इज द जॉब ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, एटीपी ऐसा नहीं है कि स्टोर हुआ हुआ कहीं पड़ा हुआ है। एटीपी एटीपी बनता रहता है, टूटता रहता है, बिल्कुल उसी तरह जब आपको जरूरत होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने वो सेल ने कहीं स्टोर करके एटीपी रखा हुआ है, वो निकालता है और उसको यूज कर लेता है, ऐसा नहीं होता। ये काम कार्बोहाइड्रेट के, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे मॉलिक्यूल है जहाँ पे एनर्जी स्टोर रहती है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब उसकी ग्लाइकोलाइसिस होता है, पूरा कैटालिसिस यानी कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, तो फिर हमें जो है एक यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जिसको सेल यूज कर सकते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की जो स्टोर्ड एनर्जी है उसको एज इट इज यूज नहीं कर सकता, उसकी कैटालिसिस होती है और एनर्जी मिलती है जिसको वो यूज करता है। ठीक है, अच्छा जी। ATP is a nucleotide, ये एक न्यूक्लियोटाइड है दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन स्ट्रक्चर्स। तीन चीजें होती हैं इसमें, नाइट्रोजनस बेस होती है एडेनिन, ठीक है, ये एक चीज हो गई। सेकंड इसमें शुगर होती है, यानी कि कौन सी शुगर, राइबोज शुगर, एंड अ चेन ऑफ थ्री फॉस्फेट, और इसके साथ थ्री फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं किसके साथ, राइबोज शुगर के साथ। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक करता है, यानी कि दो फॉस्फेट रह गए, तो ये जो है ना जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो क्या हो गया कि यहाँ से हमें एनर्जी मिली आफ्टर दी बॉन्ड ब्रेकेज। इस तरह से ये एटीपी का मॉलिक्यूल जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है। स्टेप्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम सही से वन बाय वन जो है स्टेप्स को पढ़ने लगे हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस हुई ग्लूकोज की, हमें दो एटीपी मिलते। अच्छा, ये प्रोसेस पूरा जो है वन बाय वन सारे रिएक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी ये आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है। ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस हुई, दो NADH आए, दो ATP आए, क्या बना, पायरोवेट बना। कितने पायरोवेट बने, दो पायरोवेट बने। ये सब आपने याद करना है कौन से स्टेप में क्या चीज बन रही है और कितनी बन रही है। ठीक है, अब पायरोवेट ने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई पायरोवेट की और कार्बन डाइऑक्साइड के दो मॉलिक्यूल रिलीज कर दिए गए, दो NADH बने। फिर क्या हो गया, रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास एसिटाइल CoA आया, कितने, दो। अब सेपरेटली जो है दो जो है आगे क्रेब्स साइकिल में चले जाएंगे। यहाँ पे दो है, यानी कि ये दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, यहाँ पे एक टाइम पे एक साइकिल में एक ही एसिटाइल CoA एंटर होगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, यानी कि ये जो दो थे, एक इधर आ जाएगा और दूसरा जो है वो भी क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा। ठीक हो गया। अब इस क्रेब्स साइकिल से हमारे पास 6 NADH आ रहे हैं और 2 FADH2 आ रहे हैं। ठीक है, 2 ATP आ रहे हैं और 4 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। ठीक हो गया। आगे जो है ये NADH और FADH2 जो है आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और हमें क्या आता है, 32 ATP आते हैं। ठीक है, 32 ATP मिले और साथ में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स मिले। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को एक ओवरव्यू दिया जा रहा है इसकी एनर्जी कहाँ से, कितने ATP हमें मिले, टोटल कितने मिले, कितने यूज हुए, ये सब आगे जाके दोबारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए अभी मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रही, ये सिर्फ आपने एक प्रोसीजर्स का ओवरव्यू लेना है कि किसके बाद क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये है सारे रिएक्शन ग्लाइकोलाइसिस के। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस वन बाय वन पढ़ना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, बस गौर करते जाएं कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ लग गया है, ये वाली चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, और इनके नाम भी याद रखते हैं। ये है सबसे पहले ग्लूकोज। ग्लूकोज को पता है हमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज। एक एंजाइम आया जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। उसने क्या किया, उसने इसको चेंज कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि कार्बन नंबर 6 के साथ कौन सा ग्रुप अटैच हो गया, फॉस्फेट। अच्छा, ये ऑरेंज कलर का जो है ना फॉस्फेट ग्रुप है।
ठीक है, कार्बन नंबर 6 के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो गया। अब यहाँ पे फॉस्फेट आया कैसे? ये एक्चुअली एटीपी ने दिया। एटीपी आया, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि कितने फॉस्फेट ग्रुप होते हैं इसके पास, 3। तो एक उसने यहाँ पे दे दिया और खुद क्या बन गया, एडीपी, यानी कि उसके पास कितने रह गए, डाइफॉस्फेट, सिर्फ 2 फॉस्फेट उसके पास रह गए। और यहाँ पे जो है यानी कि एक मॉलिक्यूल हम लोगों ने एटीपी का यहाँ यूज कर लिया और हमारे पास क्या आ गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब इसका जो है एक आइसोमर बनेगा। आइसोमर क्या होता है, सेम ही मॉलिक्यूल होता है लेकिन जो है ना पोजीशनिंग चेंज हो जाती है या फिर उसकी अरेंजमेंट जो है ना उसकी बॉन्ड्स की चेंज हो जाती है, तो उसका नाम भी चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो है एंजाइम यूज होगा वो होगा फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। ठीक है, नाम भी उसकी तरह एंजाइम का जो है आइसोमरेज है। और क्या कौन सा आइसोमर बना है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। पहले ग्लूकोज था, अब फ्रुक्टोज बन गया, जिसकी फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशनिंग भी सेम है, बस क्या है बॉन्ड्स की अरेंजमेंट चेंज हो जाती है जिसकी वजह से नाम भी चेंज हो जाते हैं। तो ये हो गया फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। आगे चलें, नेक्स्ट एंजाइम में आया फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। और यहाँ पे क्या हुआ, एक और एटीपी हम लोगों ने यूज कर लिया और ये क्या बन गया, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब यहाँ पे एक एटीपी आया, इसने एक और हमें फॉस्फेट ग्रुप दे दिया और खुद क्या बन गया, एडीपी। खुद उसके पास 2 रह गए, एक उसने हमें दे दिया, तो क्या हो गया, एक 1 पोजीशन कार्बन नंबर 1 के साथ लग गया, एक 6 के साथ पहले ही मौजूद था, तो ये क्या बन गया, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। 1,6 का मतलब 1 कार्बन पे एक फॉस्फेट है और एक जो है 6 कार्बन के साथ फॉस्फेट है। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट में जो है ये हमारे पास एंजाइम आया और उसने क्या किया, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना दिया। अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ कि 6 कार्बन थे, ये इनकी ब्रेकेज होगी, ठीक है, ये ब्रेकेज होगी, तो एक ये बन गया और एक ये बन गया और एक का इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यानी कि हमारे पास कितने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आए हैं, 2। ठीक हो गया। फिलहाल यहाँ पे हम एक ही चेन की बात करें, यानी कि दोनों जो है इसी तरह आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन 2 दफा हो रहे हैं सारे। अब ये जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है क्या करेगा, ये करेगा ये वाला एंजाइम, इसमें डिहाइड्रोजनेज यूज हो रहा है और चेंज हो रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में क्या होता है, NAD NADH में चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है, यानी कि हमारे पास फिर एनर्जी यहाँ पे आई है, यहाँ पे हमने सिर्फ यूज किया जबकि यहाँ पे एनर्जी आ रही है। अब क्या हुआ है, नेक्स्ट प्रोसेस में 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट किस में चेंज हुआ है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज हुआ है ये है काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। और यहाँ पे क्या हुआ है, एक एटीपी जो है एडीपी में चेंज हुआ, यानी कि फिर एक एटीपी हम लोगों ने यूज कर लिया। अब आगे क्या हुआ है, 3 फॉस्फोग्लिसरेट किस में चेंज हुआ है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। और ये वाला म्यूटेस जो है इसमें एंजाइम यूज हुआ है। अब ये वाला 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है फोस्फोफिनोल पायरुवेट में चेंज हुआ है, इनोलेज इसमें एंजाइम यूज हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे फॉस्फेट ग्रुप की पोजीशनिंग चेंज हो गई है, पहले कार्बन नंबर 3 पे था, अब कार्बन नंबर 2 पे है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट हो गया। अब नेक्स्ट जो है फोस्फोइनोल पायरुवेट बना और फिर क्या हुआ, एटीपी से एडीपी बना और हमारे पास क्या आ गया, पायरुवेट काइनेज। क्या आ गया, पायरुवेट काइनेज। अच्छा ये है यहाँ पे एंजाइम का नेम, पायरुवेट काइनेज यहाँ पे एंजाइम का नेम। अब यहाँ पे हमारे पास जो है एंड प्रोडक्ट में क्या आना है, पायरुवेट। और पायरुवेट के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बने थे, ठीक है। अब पायरुवेट के बारे में पढ़ते हैं, पायरुवेट आगे क्या करेगा, पायरुवेट तो बन गया यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में, अब पायरुवेट ने आगे क्या करना है, उसकी ऑक्सीडेशन होनी है। हाउ पायरुवेट फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस इज कन्वर्टेड टू एसिटाइल CoA। एक्चुअली पायरुवेट का अल्टीमेट डेस्टिनेशन ये है कि वो एसिटाइल CoA बने, ठीक है, सो इट कैन एंटर द सिट्रिक एसिड साइकिल। अब जब तक पायरुवेट एसिटाइल CoA नहीं चेंज होता, यानी कि उसके साथ को एसिटाइल को एंजाइम अटैच नहीं होता, वो क्या होता है, वो इस सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर वो जो है ना क्रेब्स साइकिल में एंटर नहीं हो पाता। तो पायरुवेट ने क्या करना है, चेंज होना है एसिटाइल को ए में।
पायरुवेट इज मॉडिफाइड बाय रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। यहाँ पे हमने पहले भी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कार्बन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप जो है यहाँ पे रिमूव होगा और फिर बाद में उसकी ऑक्सीडेशन होगी एंड देन अटैच टू कोएंजाइम ए। ये इसके 3 प्रोसेस हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव हुआ, ऑक्सीडेशन हुई और ये कोएंजाइम ए जो है अटैच हुआ। पायरुवेट इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्लाइकोलाइसिस इन द साइटोप्लाज्म। हमने पहले पढ़ लिया, ग्लाइकोलाइसिस से हमें क्या मिला, पायरुवेट मिला। बट पायरुवेट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अच्छा, कुछ यूकेरियोट्स में क्या होता है कि ये जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ना, ये होता है साइटोप्लाज्म में और कुछ में होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। यहाँ पे यूकेरियोट्स में मोस्टली होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, यानी कि पायरुवेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाता है। लेकिन कुछ में क्या होता है कि ये साइटोप्लाज्म में ही होता है। ठीक है, तो दोनों केसेस यहाँ मिलते हैं। सो बिफोर द केमिकल रिएक्शन कैन बिगिन पायरुवेट मस्ट एंटर द माइटोकॉन्ड्रियन। यानी कि क्या होता है कि यूकेरियोट्स में, यानी कि मेजरली अगर ज्यादा वेल डेवलप्ड सेल देखें तो ये यही बताते हैं कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर हो जाता है और फिर उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, crossing its inner membrane and arriving the matrix in prokaryotes it happens in cytoplasm। वही बात जो मैंने आपको बताई है कि प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पे आप लोग देख लें, पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड था, क्या हुआ, यहाँ पे NADH मिला, एनर्जी मिली हमें, और यहाँ पे कोएंजाइम आया और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल गया। मैंने पहले ही बताया कि इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव होगा, कोएंजाइम आएगा और क्या होगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे 3 थे, एक निकल गया तो बाकी बचे 2, साथ में इसका कोएंजाइम अटैच हो गया तो ये बन गया एसिटाइल CoA और साथ में हमारे पास आ गई एनर्जी। ठीक है, तो इसमें बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो है पॉइंट्स हैं, इसमें अच्छे से आप लोगों ने पढ़ने हैं। इसमें हम लोगों ने, मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या आपने पढ़ा है। हमने इसमें रेस्पिरेशन का ओवरव्यू देखा कि रेस्पिरेशन क्या होती है, उसके लेवल्स क्या होते हैं। हम लोगों ने देखा कि एरोबिक और एनारोबिक में क्या डिफरेंस है। फिर हमने देखा कि सबसे पहला स्टेप, अगर एनारोबिक में देखा कि फर्मेंटेशन होती है, कितने टाइप्स की होती है। एरोबिक को डीपली स्टडी किया कि उसमें क्या क्या होता है। पहले क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, फिर क्रेब्स साइकिल में जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक्चुअली फर्स्ट स्टेप जो है वो स्टडी कर लिया है डिटेल में, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस जो है हम लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हैं विद ईच एंड एवरी रिएक्शन। उसके बाद हम लोगों ने एक और स्टेप जो था, यानी कि पायरुवेट की ऑक्सीडेशन, वो भी हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो इस लेक्चर को आपने क्या करना है कि अच्छे से प्रिपेयर करना है और हमारे लेक्चर्स और सेशन जो है वो अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे अभी फी में भी कुछ डिस्काउंट है। ठीक है, तो आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवानी है तो आप लोग क्या करें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट करें ताकि जो है आप रजिस्टर करवाएं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स ले सकें। हम लोग MCQs की प्रैक्टिस करवाते हैं और कोई भी अगर आपको मसला हो रिलेटेड टू योर टेस्ट तो वो भी हम आपको जो है गाइड करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करें। अल्लाह हाफिज।